अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इससे पहले हमने चैप्टर में इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखी थी, बॉइलिंग की देखी थी। इस टॉपिक में बताया गया है एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे और बॉइलिंग पे। तो आपको मैं रिमाइंड करवाती चलूँ, इवेपोरेशन क्या था? सरफेस फिनोमिना था जिसमें वेपर वाटर के सरफेस से बनते हैं, इवेपोरेट होते हैं और ये किसी भी टेम्परेचर पे होती है। जबकि बॉइलिंग वो फिनोमिना था जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे इवेपोरेशन और बॉइलिंग का इफेक्ट बताना है कि एक्सटर्नल प्रेशर को अगर चेंज किया जाए, इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे या बॉइलिंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जो लिंक है वो इनवर्स लिंक है। इनवर्स का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर देगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करें तो इवेपोरेशन इंक्रीज कर देगी। तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट याद रखना है कि इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है कि एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज कर जाएगी। जबकि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन से मीन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग भी कम हो जाएगी, कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। अब टॉपिक में भी यही डिस्कशन की गई है कि रेट ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर। वेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज को चेंज कर देना। एक्सटर्नल प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन या बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, उससे इफेक्ट होगा। तो पहले इवेपोरेशन की बात की गई है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ये वही बात मैंने आपसे जो कही कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्स रिलेटेड है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये क्यों रीजन है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। हमें पता है कि जब भी किसी भी सरफेस फिनोमेना के ऊपर एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन में उसके सरफेस मॉलिक्यूल वहां से एनर्जी गेन करते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेट होंगे तो वो डिफ्यूज करेंगे अपनी एटमॉस्फेयर के साथ। डिफ्यूज करने का मतलब है वो उस एटमॉस्फेयर में चले गए, वहां पे उनकी डिफ्यूज होगी कि वहां पे अपनी मर्जी से वो कहीं भी फैल गए। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो होता क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से जो वेपर्स बन रहे हैं उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया है, वो वेपर्स जल्दी से अपने उस सरफेस को नहीं छोड़ सकते हैं। मींस कि वो वेपर बनने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो वाले मॉलिक्यूल जो वाटर की सरफेस पे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा। उस प्रेशर के आने से वो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें से एवेपोरेशन नहीं होगी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर will force these molecule to return back to the liquid surface, making evaporation difficult। कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी सरफेस से वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों? इसकी रीजन क्या है? आप देखें, हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। तो जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा तो वो लिक्विड बॉयल करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही एक्सटर्नल प्रेशर पे कर रहे हैं। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट की अगेन डेफिनेशन रिमाइंड करवाई है। When a liquid boils, bubbles are formed inside the container which then raise to the surface. At this stage, the temperature of the liquid remain constant till all the liquid boils over. तो ये बात हमने एनर्जी कर्व में भी पढ़ी थी कि जब तक कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है,
उस वक्त उसकी जो टेम्परेचर या हीट दी जा रही होती है वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है और वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के काम आती है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, बॉइलिंग पॉइंट एट कराची इट विल बी 100। अब कराची हमें पता है सी लेवल पे है, सी लेवल पे जो प्रेशर है वो 760 टोर लिया जाता है। तो उस वक्त जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। लेकिन अगर यही हिली एरियाज में चले जाएं, हमें पता है कि हाइट पे जाने से एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो हिली एरियाज में चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया मरी की, तो वहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर होता है। तो अब यहाँ पे देखें हिली एरियाज में गए हैं, प्रेशर कम हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर 700 हो गया है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम हो गया है, वो 98 डिग्री पे आ गया है। तो यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल प्रेशर पे। चेंज इन द एक्सटर्नल प्रेशर विल अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये डायग्राम की तरफ आए, यहाँ पे आप देखें, इसमें आपको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर किसी क्लोज कंटेनर में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया है, तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। मींस कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये प्रेशर बढ़ा दिया जाए, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, तो क्या हुआ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म है, आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। सब्लिमेशन होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अब सब्लिमेशन क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन एक सॉलिड का वेपर में चेंज होना विदाउट गोइंग टू इस लिक्विड स्टेट, मतलब वो मेल्ट नहीं होगा, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल उन्होंने दी है यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, ये सब्लिमेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ड्राई आइस में होता क्या है कि ड्राई आइस चेंज हो जाती है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में है और ये चेंज हो रही है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म, तो इसका मतलब है सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा है वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में। इसी फिनोमिना को हम कह रहे हैं सब्लिमेशन। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगी कि आप में से तो सबने कहीं ना कहीं कोई शादी का इवेंट अटेंड किया हुआ है। शादी के इवेंट में जब ब्राइड की एंट्री होती है तो समटाइम कुछ हॉल में उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया होता है कि एंट्री से पहले कुछ कंटेनर में कुछ ना कुछ उन्होंने डाला होता है, और जैसे एंट्री होती है वो कंटेनर का ढक्कन उठा के उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। जैसे ही पानी डालते हैं तो वो एकदम व्हाइट कलर के फ्यूम्स या व्हाइट कलर का धुआं बन जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है, उन कंटेनर में ये ड्राई आइस मौजूद होती है। जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला तो क्या होता है, ये ड्राई आइस एकदम से वेपर्स में चेंज हो जाती है, जो कि वेपर्स होते हैं गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो व्हाइट फ्यूम्स की सूरत में या धुएं की सूरत में हमें नजर आते हैं। इसके अलावा जो अगली एग्जांपल दी गई है सब्लिमेशन की, वो है डिसअपेयरेंस ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन या इसको मोथबॉल्स बोलते हैं। अब ये मोथबॉल्स क्या हैं, कभी आपने नोट किया हो कि कहीं आप जाएं कहीं वॉशरूम्स में, वॉश बेसिन के अंदर बॉल्स व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स हैं, या घर में कभी आपने देखा हो कि आपके बड़ों ने के कपड़े कहीं पे कोई संभाल के रखे हैं तो उसमें वो व्हाइट कलर की गोलियां रखते हैं, तो वो एक्चुअली व्हाइट कलर की बॉल्स क्या हैं, वो नेफ्थलीन की बॉल्स हैं। लेकिन नेफ्थलीन अब आपने देखा कि वो सॉलिड फॉर्म में है, व्हाइट कलर की सॉलिड होता है। थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाती है नेफ्थलीन। वो मेल्ट नहीं होती बल्कि क्या होता है, वेपर्स बनते जाते हैं और वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये भी सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें सब्लिमेशन की डेफिनेशन वो आप बताएंगे, और इसके अलावा उसकी एग्जाम्पल एक तो ड्राई आइस होगी और एक नेफ्थलीन या मोथबॉल्स। इसके अलावा यहाँ पे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेफ्थलीन या मोथबॉल कहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे आपका इसमें यूजेस भी बता दिया गया है कि विच आर यूज टू कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ से इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए वहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं। तो इसकी स्मेल इतनी होती है कि वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस नेफ्थलीन बॉल्स एवेपोरेट। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है
कि जस्ट लाइक द एवेपोरेशन द एनर्जी नीडेड फॉर द सब्लिमेशन आल्सो कम फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस। एवेपोरेशन में हमने कहा था कि जब वाटर वेपर्स बनते हैं वो सरफेस वाटर से बनते हैं, वो वहां से उस सरफेस से अपनी एनर्जी गेन करते हैं और वहां से एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए भी जाहिर बात है कि एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको भी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी कि उसी के सॉलिड के मॉलिक्यूल, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उन्हीं को ब्रेकअप करते हैं, वहीं से वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी सॉलिड जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो वो अपने सराउंडिंग से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर जाती है। दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल व्हिच देन एस्केप इनटू द वेपर फेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई सॉलिड विदाउट लिक्विड चेंज हुए गैसियस फेज में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सॉलिड का गैसियस फेज में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो अपने एटमॉस्फेयर से या अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं और ये एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर जाती है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स वहां से एस्केप कर सकते हैं या वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं। जी, जो नेक्स्ट टर्म हमें दी गई है डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है? डेपोजिशन इज द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का रिवर्स या उल्ट प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या था? जिसमें कोई सॉलिड चेंज होता है गैसियस फेज में विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। तो इसका रिवर्स जो है इसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन में क्या होगा? कोई भी गैसियस फेज चेंज हो जाए सॉलिड में। तो डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन where a gas changes directly to a solid without going into the liquid state। मतलब कोई भी गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाए बगैर कोई गैस मॉलिक्यूल सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। अब उसकी एग्जांपल क्या दी गई है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन। फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन सर्दियों में जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उस वक्त फ्रॉस्ट बनती है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कोरा जम जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जाए बगैर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जी आगे देखें, क्विक चेक दिया गया है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आंसर हम दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, डज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। कि एवेपोरेशन अगर हो रहा है तो उसमें क्या चेंज इन टेम्परेचर होता है? तो बिल्कुल डेफिनेटली इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, यस। अब कैसे होता है? इवेपोरेशन फिनोमिना जहां पे जिस भी सरफेस के ऊपर हो रहा होता है तो वो वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब है वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जहां पे भी इवेपोरेशन हो रही हो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता है। और कैसे होता है कि देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर या वी फील द कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज आइस सब्लाइम। क्या आइस में सब्लिमेशन होती है? तो जी इसका आंसर भी यस होगा कि आइस में सब्लिमेशन होती है। आइस विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज चेंज इनटू गैसियस फेज। और इसकी एग्जांपल, अगर आइस क्यूब जो है काफी अरसे तक फ्रीजर में पड़े रहे तो काफी अरसे तक थोड़ी उसमें जो है वो आइस क्यूब श्रिंक कर जाते हैं, वो श्रिंक थोड़ा सा करते हैं और इसकी रीजन क्या होती है कि वहां पे जो हमारी आइस है वो सब्लिमेट हो जाती है। जी नेक्स्ट है, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर दी सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन अदर देन मेंशन इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे सब्लिमेशन की और डेपोजिशन की एग्जांपल पूछी है कि कौन कौन सी एग्जांपल है जो आपके टेक्स्ट में आप बता दी, उसके अलावा आपने बतानी है। तो सब्लिमेशन की एग्जांपल अगर आप देखें तो आयोडीन क्रिस्टल्स इसमें आप कह सकते हैं। तो आयोडीन क्रिस्टल सब्लिमेशन की एग्जांपल है। अगर इन क्रिस्टल्स को हीट अप किया जाए तो ये पर्पल कलर की गैस में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी अदर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या है कि सॉलिड जेल की फॉर्म में होता है। ये जेल फ्यूम्स रिलीज करती है और उसमें कोई ना कोई खुशबू होती है, ये सेंट होती है, तो जिसकी वजह से आपको इसकी अच्छी सी खुशबू फील होती है। अब इसमें होता क्या है कि सॉलिड जेल की फॉर्म में होता है और ये फ्यूम्स में चेंज हो जाता है और ये फ्यूम्स एक खुशबू सी फैला देते हैं हमारे इन्वायरमेंट में।
तो यहाँ पे आप सब्लिमेशन की एग्जाम्पल में आयोडीन क्रिस्टल कर सकते हैं और सॉलिड एयर फ्रेशनर। अब इसके अलावा आपसे पूछी गई थी डेपोजिशन की एग्जाम्पल क्या होती है। अब हमने कहा था डेपोजिशन जो है वो सब्लिमेशन का रिवर्स है। तो अगेन यहाँ पे आप इसमें आयोडीन क्रिस्टल की एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन किस तरह कि अगर पर्पल कलर की गैशियस आयोडीन को कूल डाउन कर दिया जाए तो वो आयोडीन क्रिस्टल में चेंज हो जाती है। तो पर्पल गैशियस आयोडीन अगर आपने इसको कूल डाउन किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो ये आयोडीन क्रिस्टल में चेंज हो जाएगी। तो ये डेपोजिशन की एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप और जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो सूट इन चिमनीज। सूट क्या होता है? छोटे छोटे ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स जो चिमनी में आ जाते हैं, कहीं भी किसी इंडस्ट्री की चिमनी में जम जाने वाले ज़रात जो कार्बन के होते हैं उसको हम बोलते हैं सूट पार्टिकल्स। तो ये सूट पार्टिकल्स डेपोजिशन की एग्जाम्पल है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, कहाँ पे ये हमारे लिए यूज होती है। यहाँ पे दो एप्लीकेशन इसके बताए गए हैं। पहला जो है वो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं? सॉलिड एयर फ्रेशनर सॉलिड फॉर्म में होंगे, मोस्टली वो जेल की फॉर्म में होंगे और इसको हम सॉलिड ही कंसीडर करते हैं। और जब ये एयर में एक्सपोज किए जाते हैं तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैशियस फेज में। और इन एयर फ्रेशनर में कोई ना कोई खुशबू होती है, सेंटेड होते हैं, इसी वजह से हमें एनवायरनमेंट अच्छा लगता है और उसकी खुशबू फील होती है। तो the process of sublimation is used in the working of air fresheners. Solid air freshener contain a scented substance. तो scented का मतलब होता है जिसमें खुशबू हो, which may evaporate with or without heating. तो मे बी इसके लिए कोई हीट देनी पड़ेगी या हीट के बगैर ये evaporate कर जाए। The scented substance undergoes the sublimation and disperse scented vapor throughout the room and mask unpleasant odors. तो scented air freshener इसीलिए यूज किए जाते हैं कि अगर कोई ना खुशगवार स्मेल है तो आपने उसको ख़त्म करना है तो आप एयर फ्रेशनर यूज़ किया करते हैं। तो एक्चुअली इसका फिनोमिना हमारा यहाँ पे मकसद है सॉलिड एयर फ्रेशनर, उसमें प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है गैशियस फ्यूम्स में। तो यहाँ पे उसका तरीका बताया गया है कि जब भी ये सॉलिड एयर फ्रेशनर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं उसके पार्टिकल अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं और ये एनर्जी ओवरकम करती है इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर ओवरकम कर जाएगी और यहाँ पे ये सॉलिड चेंज हो जाएगा गैशियस फेज में या फ्यूम्स की फॉर्म में। तो दीज पार्टिकल देन स्प्रेड इन द नियर बाय एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द स्वीट स्मेलिंग वेपर। तो हमें एक बहुत सी अच्छी सी खुशबू इसमें फील होती है। जी जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग की जाती है। टॉपिक से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग की एग्जांपल, जैसे आप लोग कोई ड्रेसअप होते हैं, बॉयज जैसे टी शर्ट्स यूज करते हैं और टी शर्ट के ऊपर कोई ना कोई प्रिंटिंग पेंट जो है उसके ऊपर एम्बॉस किया होता है, वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग की एग्जांपल है। या किसी भी फैब्रिक के क्लॉथ के ऊपर, या फीमेल जैसे घरों में जो क्रॉकरी यूज करती हैं, कुछ सिरेमिक्स या बर्तन यूज करते हैं तो उसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से डिजाइन बने होते हैं, वो सब किस में आ जाता है? सब्लिमेशन प्रिंटिंग में। अब इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि सब्लिमेशन इंक ऐसी यूज की जाती है जो सब्लाइम होती है और उस फैब्रिक पे या उस क्रॉकरी पे या उस सिरेमिक पे प्रिंट बनाए जाते हैं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग के लिए जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो क्या है कि यहाँ पे यूज किया जाता है इंक का और हीट का। अब ये प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी चीज या जो भी इमेज हमने कहीं पे प्रिंट करना होता है उसको पहले लिया जाता है किसी एक पेज के ऊपर, उस पेज को हम मशीन में डालते हैं और साथ ही उसके ऊपर कोई भी फैब्रिक या सिरेमिक जो जिसपे हमने प्रिंट करना है वो डाल देते हैं। अब मशीन में जब उसको एंटर करते हैं साथ ही उसमें हम उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कोई हीट प्रोवाइड करेंगे। उस हीट प्रोवाइड करने का ये मतलब हुआ कि वो इंक वहां से उस पेपर से सब्लिमेट होके हमारे फैब्रिक में आ जाएगी। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हीट प्रोवाइड की हमने, उस फैब्रिक के पोर्स थोड़े से ओपन हो जाएंगे और जो उस इमेज की इंक थी जो कि पहले पेपर पे लिया गया था वो वहां से सब्लिमेट होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स हमारे फैब्रिक के ऊपर इम्पोज हो जाएंगे और इस तरीके से हम अपने फैब्रिक पे कोई भी प्रिंटिंग डिजाइन गेन कर लेते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो इसमें यही उसका प्रोसीजर बताया गया है कि इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट अ डिजाइन ऑन टू अ स्पेशल पेपर। अब यहाँ पे जो आपने प्रिंट लेना है सबसे पहले उसको क्या करना है कि उसको किसी एक स्पेशल पेपर पे प्रिंट किया जाता है यूजिंग दी सब्लिमेशन इंक। तो बात जो याद रखने वाली है, जो इंक यूज की जाएगी वो मटेरियल होगा जिसकी सब्लिमेशन हो सकती है।
द प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस्ड ऑनटू अ फैब्रिक एंड हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड। तो उस प्रिंटेड पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखा जाता है, हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे, द इंक यूज्ड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब क्योंकि ये जो इंक यूज की गई थी वो सब्लिमेशन इंक थी, सब्लाइम होगी, उसके वेपर्स बनेंगे और ये वेपर जो है वो आगे से कन्वर्ट होके हमारे फैब्रिक के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। The printing is permanent which does not fade away with the time because the ink is embedded in the fabric rather than simple attaching with the top of the fabric in a normal printing। अब इसमें क्या बात की गई है कि यहाँ पे एक तो जो हम इंक यूज कर रहे हैं फैब्रिक के ऊपर जब embedded हो जाती है, इम्बॉस हो जाती है, तो वो एक परमानेंट होती है, वो फैब्रिक के ऊपर रहेगी, उसके ऊपर से जल्दी से खत्म नहीं होगी। द हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन अप द पोर्स प्रेजेंट इन द फैब्रिक। तो यहाँ पे साथ ही इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया गया कि तो जो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट एक्चुअली क्या करती है, फैब्रिक के पोर्स को ओपन करती है, और जब पोर्स ओपन होंगे इंक एंटर इनटू दिस पोर्स अंडर द अप्लाइड प्रेशर एंड इट कूल डाउन एंड रिटर्न टू अ सॉलिड फॉर्म। तो जब इसको कूल करेंगे वो इंक दोबारा सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उसके ऊपर एम्बेडेड हो जाएगी या एम्बॉस हो जाएगी और हमें अपने उस फैब्रिक के ऊपर अपनी मर्जी का प्रिंट मिल जाएगा। The method is popular for the print on the demand t-shirts and it also available on the ceramic, wood and metal that have the special coating on the receive the ink which are sublime। तो यहाँ पे ये आपको उसका एप्लीकेशन बताया गया है, ये इसकी एग्जांपल्स भी आप इसको कह सकते हैं कि सब्लिमेशन की एग्जांपल है। अब क्योंकि ये सब्लिमेशन का टॉपिक आपके लिए न्यू टॉपिक था, नया टॉपिक आपने सीखा है और इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन आपने अच्छी तरीके से इनको सीखना है, समझना है, इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आपसे एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।